अध्याय 28। हरम लगभग फट गया। ऐसा लग रहा था जैसे नया साल बीत गया हो और प्रत्येक नई कहानी पिछली से अधिक चौंकाने वाली थी। शाही उपपत्नी थुक अब कहानी का विषय नहीं है। यहाँ तक कि रानी के मातृ परिवार की संपत्ति भी जब्त कर ली गई थी। शाही उपपत्नी क्या होती है? यह खबर सुनकर ट्रांग लेक येन को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसने अपने उभरे हुए पेट को सहलाया। उसका चेहरा बेहद शांत और शांतिपूर्ण था, जैसे उसने अभी अभी रानी के मायके को जब्त किए जाने की खबर नहीं सुनी हो, बल्कि यह खबर सुनी हो कि किसी के घर से मुर्गी गायब हो गई है। महाराज, आप जो चाहते हैं वह मैं यहाँ ले आया हूँ। फुक बाओ जल्दी से अंदर भागा। उसके हाथ में एक छोटा सा बक्सा था। ट्रांग लेक येन ने बक्सा खोला। अंदर आशीर्वाद का एक थैला था, एक ऐसी वस्तु जिसे ट्रांग थाई थाई व्यक्तिगत रूप से इस शरीर के पिछले मालिक के लिए प्रार्थना करने गई थी। शांति, धन, समृद्धि और सौभाग्य के लिए प्रार्थना कर रही थी। वैन टिच ने लकड़ी के बक्से को देखा, यह जानकर कि उसका मालिक फिर से अपने परिवार के बारे में सोच रहा था। कुछ दिन पहले ही वह दिन था जब ट्रांग थाई थाई को अपने मालिक से मिलने के लिए महल में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उसके मालिक ने इसमें देरी की। बड़ी मुश्किल से आज तक का इंतजार किया जब ट्रांग थाई थाई महल में प्रवेश कर गई। किसने सोचा होगा कि ऐसी खबर होगी कि ट्रियो परिवार से पूछताछ की जा रही है। यह मामला थुक्वीफी के परिवार के मामले से भी बड़ा था। महाराज, मैडम ट्रांग और युवा मैडम ट्रांग आपसे मुलाकात का अनुरोध करते हैं, थिना ट्रुक ने खुशी से कहा। ट्रांग लेक येन ने बॉक्स वैन टिच को दे दिया, उसे रखवा दिया और फिर कहा, कृपया अंदर आए। मैडम ट्रांग अपनी बहू को अंदर के कमरे में ले गईं। उन्हें इधर उधर देखने की हिम्मत नहीं हुई। जैसे ही वह अंदर गईं, वह ट्रांग लेक येन को सलाम करने वाली थी, लेकिन थिना ट्रुक और वान टिच ने उन्हें रोक लिया। माँ और भाभी, इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है, कृपया बैठ जाइए। ट्रांग लेक येन ने किसी को आदेश दिया कि वह रिश्तेदारों के लिए सीटें व्यवस्थित करे। यह देखकर कि दोनों बहुत औपचारिक हो रहे थे, उसने कहा, यहाँ हर कोई एक समर्पित सेवक है। माँ को इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। तभी मैडम ट्रांग ने अपना सिर उठाया। ट्रांग लेक येन को कुछ बार ध्यान से देखा, उसके गुलाबी और स्वस्थ रंग को देखकर बोली, महाराज को खुश देखकर इस बूढ़े को भी राहत मिली है। आपके पेट में पल रहा बच्चा लगभग 9 महीने का हो गया है। 9 महीने हो गए हैं। ट्रांग लेक येन मुस्कुराया, चाय पकड़े हुए वैन टिच को देखा और कहा, कृपया माँ और भाभी नए पेड़ से दा होंग पाव का स्वाद चखें, जो इस साल श्रद्धांजलि के रूप में चढ़ाया गया था। मैं अब गर्भवती हूँ और चाय नहीं पी सकती। अगर माँ और भाभी को यह पसंद है तो कुछ घर ले जाकर आनंद लें। मैडम ट्रांग ने चाय की चुस्की ली और मुस्कुराते हुए कहा, मूल पेड़ से तोड़ा गया बड़ा लाल रोब बहुत दुर्लभ है। महामहिम इसका उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन मेहमानों के मनोरंजन के लिए इसे रखना अच्छा है। अगर हम इसे वापस ले लें तो यह अच्छा नहीं होगा। ट्रांग लेक येन जानती थी कि श्रीमती ट्रांग सावधान और विचारशील थी, इसलिए उसने कहा, यदि ऐसा है तो माँ, कुछ बिच डैम फ्यू तुएथ वापस उपयोग के लिए ले आओ। हालांकि यह बहुत दुर्लभ नहीं है। मुझे याद है कि आप और पिताजी दोनों को यह चाय पसंद है। इस बार श्रीमती ट्रांग ने मना नहीं किया। बिच डैम फ्यू तुएथ को पैसे से खरीदा जा सकता था। दाई होंग बाओ के विपरीत, जो एक पेड़ के तने से बना था, वे इसे शाही वस्तु के रूप में इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? मैंने सुना है कि पिछले साल मेरी भाभी ने मुझे एक और बच्चा दिया है। दुर्भाग्य से मैं महल में हूँ और व्यक्तिगत रूप से उसे बधाई देने नहीं जा सकता। कृपया नाराज न हो, बड़े भाई और भाभी। ट्रांग लेक येन ने देखा कि मैडम ट्रांग सौम्य और दयालु थी, इसलिए उसने धीरे से कहा,
मैंने आपके लिए कुछ छोटे उपहार तैयार किए हैं। भाभी, उनसे नफरत मत करो। महाराज बहुत दयालु हैं। मुझे पता है कि महाराज महल में व्यस्त हैं और अभी भी अपने बेटे के बारे में सोच रहे हैं। मैं आपको दोष देने या आपसे नफरत करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? युवा मैडम ट्रांग ने देखा कि उसके जीजा ने बहुत ही विनम्रता से बात की। हालांकि वह अभी भी घबराई हुई थी, लेकिन जब वह पहली बार अंदर आई थी, तब की तुलना में वह अधिक शांत थी। उसने खुद से सोचा कि ऐसा मिलनसार स्वभाव वास्तव में किसी विशेष रूप से पसंदीदा उपपत्नी जैसा नहीं था। ट्रांग लेक येन के पास वास्तव में ट्रांग परिवार से कहने के लिए बहुत कुछ नहीं था, लेकिन वह उन्हें बचाना चाहती थी। इसलिए उसने कहा, कुछ दिन पहले मैंने महल की एक नौकरानी द्वारा पाली गई एक बिल्ली पर बहुत अधिक भरोसा किया। यह बिल्ली मेरे भरोसे पर निर्भर थी और हर जगह परेशानी पैदा करती हुई इधर उधर भागती रही, और अंत में इसने मुझे लगभग गिरा दिया। मैं इतना डर गया था कि मेरी आधी जान चली गई। इसलिए मैंने किसी को उसे झील में डुबाने के लिए कहा। यहाँ तक कि महल की नौकरानी जिसने उसे पाला था, उसे भी भगा दिया गया। उसने अपने हाथ में रखे सेब को देखा और आह भरते हुए कहा, हालांकि इसका भाग्य दयनीय है, पर मेरे लिए तो मेरे पेट में पल रहा बच्चा ही सबसे महत्वपूर्ण है। माँ और भाभी क्या सोचती होंगी? ट्रांग थाई के होठों पर मुस्कान अभी भी नहीं बदली थी। वह खड़ी हुई और झुकी। महाराज बहुत ही उचित है। इस दुनिया में कोई कारण नहीं है कि एक पालतू जानवर अपने मालिक से अधिक घमंडी हो। महामहिम पूरे दिल से शाही परिवार के लिए समर्पित है। क्या कुछ गलत है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि महल की नौकरानी प्रभारी नहीं थी, जिसके कारण बिल्ली ने किसी और को घायल कर दिया। उनमें से किसी को भी नहीं बचाया जा सका। महामहिम दयालु हैं और महल की नौकरानी की जान बख्श देंगे। अमिताभ बुद्ध। मैडम ट्रांग चुपचाप अपनी सास और देवर की बातें सुन रही थी। उसका दिल धड़क रहा था। जल्दी से समझ गई कि उसका देवर उन्हें याद दिला रहा है। दीप परिवार, ट्रियो परिवार, टो परिवार, इन सभी की बेटियां थी जिन्हें सम्राट महत्व देते थे। लेकिन इन परिवारों के लोग इतने अहंकारी थे कि वे अपने कर्तव्यों को भूल गए, जिसके कारण आज वे इस स्थिति में आ गए। क्या यह उचित और निंदनीय नहीं है? ट्रांग लेक येन ने दोनों लोगों को ज्यादा देर तक नहीं रोका। थोड़ी देर बातचीत की और फिर उन्हें भेज दिया। अपने रिश्तेदारों के चले जाने के बाद ट्रांग लेक येन ने आह भरी। अगर ट्रांग परिवार समझ पाता तो अच्छा होता, अगर नहीं तो वह कृतघ्न नहीं होती। वह सिर्फ खड़ी होकर देख सकती थी। बाहर सूरज को देखते हुए ट्रांग लेक येन ने अपने पीछे खड़ी वैन टिच से कहा, मैं कैना ओंग पैलेस जाऊंगी और कहूंगी कि मेरा शरीर और भी भारी होता जा रहा है। मैं महारानी का अभिवादन करने नहीं आ सकती। मुझे उम्मीद है कि महारानी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगी। हाँ, वैन टिच ने अपने घुटनों के बल बैठकर सम्मान व्यक्त किया और फिर जल्दी से चली गई। अपने हाथ में पंखा लहराते हुए ट्रांग लेक येन ने बेर के रस का आधा कटोरा पी लिया। फिर भी उसे लग रहा था कि हाल ही में मौसम असहज रूप से गर्म था। तुम इतने थके और बेचैन क्यों दिख रहे हो? ट्रांग लेक येन ने अपना सिर घुमाया और देखा कि फोंग कैन एक हल्के रंग का ब्रोकेड लबादा पहने हुए अंदर आ रहा है। वह दुखी दिख रही थी और बोली, मौसम और भी गर्म होता जा रहा है। फोंग कैन ने देखा कि उसका माथा पसीने से लथपथ था। वह यह कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि उसे गर्मी नहीं लग रही है, इसलिए उसने उसे सांत्वना दी। शाही चिकित्सक ने कहा है कि गर्भवती महिलाओं का तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक होता है। मैंने ट्रुंग तिन पैलेस से कहा है कि वह आपके लिए बर्फ के कुछ और बर्तन ले आए, लेकिन उन्हें बहुत पास न रखें। अगर आपको सर्दी लग गई तो यह अच्छा नहीं होगा। धन्यवाद, महाराज। ट्रांग लेक येन ने मुस्कुराते हुए बेहतर मूड में महसूस करते हुए कहा,
आज सुबह मुझे अपनी माँ और भाभी से मिलने का मौका मिला। मेरे लिए यह व्यवस्था करने के लिए महामहिम को धन्यवाद। बोलने के बाद उसकी आंखों में खुशी और कृतज्ञता की झलक दिखाई दी। फोंग कैन मुस्कुराया, मानो वह इस मामले का जिक्र नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी काओ डुक ट्रुंग को वापस ले जाने से पहले एक पुरानी कहानी सुनाने पर अड़ा रहा। ट्रांग लेक येन को लगभग यकीन ही नहीं हुआ कि सम्राट सिर्फ गर्भावस्था की कहानी सुनाने आया था, तो वह किस लिए आया था? ट्रांग परिवार के कारण या उस समय खराब मूड के कारण? कुछ देर बाद वैन टिच वापस लौटी। ट्रांग लेक येन ने उसे पसीने से लथपथ देखा, इसलिए उसने उसे एक कप चाय पिलाई और फिर पूछा, कैने ओंग महल में अब क्या हाल है? महाराज, यह नौकर देख रहा है कि काना ओंग महल थोड़ा सुनसान है। महारानी बहुत खुश नहीं लग रही हैं, वे बीमार लग रही हैं, वैन टिच ने आह भरते हुए कहा। इस नौकर ने देखा कि महारानी के कमरे में सिर्फ बर्फ का एक कटोरा था जो लगभग पिघल चुका था। महारानी ने इस नौकर से महारानी को एक संदेश देने को भी कहा, जिसमें कहा गया था कि वे इन दिनों अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और ज्यादा इधर उधर न घूमें। ट्रांग लेक येन ने सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, मैं समझ गया। आज इस स्थिति में रानी के बारे में क्या कहा जाए? क्या हर कोई उन्हें परेशान नहीं कर रहा है? यहाँ तक कि बर्फ भी पर्याप्त नहीं है। ट्रुंग तिन पैलेस के लोग बहुत साहसी हैं। सिर्फ इसी के साथ वे यह कहने की हिम्मत करते हैं कि महारानी को निश्चित रूप से पदच्युत कर दिया जाएगा। वह मंद मंद मुस्कुराई। उसे डर था कि सम्राट का महारानी को पदच्युत करने का कोई इरादा नहीं है। कैना ओंग पैलेस में महारानी ने दवा का कटोरा पीना समाप्त किया और हुआ नगोक को उठाया। उसका चेहरा शांत था और उसने कहा, नीचे जाओ। महाराज, क्यों न हम कोई दूसरा चिकित्सक बदल लें? हुआन गोक ने चिंतित होकर कहा, आपकी बीमारी को हमेशा के लिए टाला नहीं जा सकता। मैं बीमार नहीं हूँ, यह बस मेरे दिल में जमा हो गया है। रानी हल्के से मुस्कुराई, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। इस बात की तो बात ही छोड़िए कि इस समय और कौन आएगा। क्या आपको लगता है कि शीहे पैलेस के अलावा जिसने मुझसे मिलने के लिए किसी को भेजा है, और कौन परवाह करेगा? उसने सब कुछ साफ देखा था, इसलिए उसके विचार भी बहुत स्पष्ट थे। हुआ नगोक दंग रह गई। अब मामला इतना शोरगुल वाला हो गया था, दूसरे महलों में भी बेचैनी थी। सिर्फ चियू फी को ही सच में परवाह थी, और उसने महारानी के दिल को बर्बाद नहीं किया। तभी उसे पता चला, इस हरम में अभी भी कुछ इंसानियत बाकी थी। महल में सभी को पता था कि महारानी बीमार हैं। बहुत से लोग इंतजार कर रहे थे कि सम्राट महारानी को पदच्युत कर दे। यहाँ तक कि शाही दरबार में भी ऐसे लोग थे जिन्होंने महारानी को पदच्युत करने के लिए स्मारक प्रस्तुत किए थे। इस समय शाही हरम में कोलाहल मचा हुआ था। फेंग जिन ड्रैगन सिंहासन पर बैठे थे। नीचे नागरिक और सैन्य अधिकारियों को देख रहे थे जो उनके हरम पर बहस कर रहे थे, उनके बोलने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा, आप लोग वास्तव में उत्साही हैं। मेरे हरम के बारे में इतनी परवाह करते हैं, या क्या यह है कि शाही दरबार में सभी मामले भी आप लोगों द्वारा तय किए जाते हैं? सम्राट के शब्दों में असामान्य लहजा सुनकर सभी लोग इतने डर गए कि उन्होंने अपना मुंह कसकर बंद कर लिया। कई परिवार जो लोगों को महल में भेजने की योजना बना रहे थे, उन्होंने भी धीरे धीरे अपना विचार छोड़ दिया। हमारी हिम्मत नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि महल के मालिक की कोई संतान नहीं है, और घर का वरिष्ठ अधिकारी एक महान खलनायक है, जो वास्तव में रानी माँ की भूमिका निभाने में असमर्थ है। एक शाही इतिहासकार ने कहा, रानी माँ दुनिया भर की महिलाओं के लिए एक आदर्श है। रानी के गुणों में कमी है। मेरा मानना है कि रानी को पद से हटा देना चाहिए। फोंग कैन ने सेंसर को देखा जो बोल रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसका येन क्वीफी के मातृ परिवार के साथ संबंध था। वह ठंडे स्वर में हंसा, मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ कि महारानी कितनी गुणवान है। अगर उनके बच्चे नहीं हैं, तो उन्हें पदच्युत कर देना चाहिए।
मुझे याद है कि आपकी छोटी बहन की शादी को 18 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है। उसके पति का परिवार उसे बाहर भी निकाल सकता है। इस सेंसर को उम्मीद नहीं थी कि सम्राट को उसके परिवार के मामलों के बारे में पता होगा। उसके चेहरे का भाव तुरंत बदल गया और उसने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। कितनी गड़बड़ है। फोंग कैन खड़ा हुआ, अपनी आस्तीन लहराई और गुस्से से बोला, आप सभी दरबार के नौकर हैं, लेकिन आपको केवल मेरे हरम के मामलों की परवाह है। यह वास्तव में मुझे दुखी करता है। अपनी बात समाप्त करके वह क्रोधित होकर चला गया। पीछे दरबारियों का एक समूह एक दूसरे को देखता रह गया। उनके चेहरे भय से पीले पड़ गए। महारानी को यूं ही पदच्युत करने की बात तुरंत ही शांत हो गई। महल में मौजूद रखैले भी समझ गईं। महारानी को निश्चित रूप से पदच्युत नहीं किया जाएगा। इसलिए हाल ही में पदभार संभालने वाली कुलीन पत्नी शियान को डर और उलझन महसूस होने लगी। कभी कभी जब वह बाहर जाती थी तो उसे अस्पष्ट रूप से ऐसा लगता था कि कोई उस पर हंस रहा है, लेकिन जब वह पलटती थी तो उसे केवल ये लोग सम्मानपूर्वक सिर झुकाते हुए दिखाई देते थे। धीरे धीरे नोबल कंसोर्ट जियान को भी अब बाहर जाना पसंद नहीं था। ग्रैंड प्रिंस के बिना और सम्राट के पक्ष के बिना नोबल कंसोर्ट जियान ने यह भी समझा कि जब महारानी ठीक हो जाएंगी तो पिछले कुछ दिनों में उनके द्वारा किए गए काम महारानी को निश्चित रूप से याद होंगे। यह महारानी हालांकि स्वभाव से कोमल है, लेकिन निश्चित रूप से वह दयालुता का बदला घृणा से चुकाने वाली व्यक्ति नहीं है। निराश होकर अपने हाथ में पंखा हिलाते हुए कुलीन पत्नी शियान ने अपने पास रखा ठंडा चाय का प्याला उठाया और एक घूंट लिया। महल की नौकरानी को जल्दी से अंदर आते देख उसने जल्दी से पूछा, क्या तुमने सुना? महारानी कैसी हैं? महल की छोटी नौकरानी का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। वह कुलीन पत्नी हियन के सामने घुटनों के बल बैठ गई और एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। महारानी वास्तव में मेरी परवाह करती हैं, है ना? अचानक रानी प्रकट हुई। उनके साथ कुछ यमदूतों और दासियों का एक समूह था। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मुझे इतना स्वस्थ देखकर क्या कुलीन पत्नी हियन बहुत निराश हो गई है? कुलीन पत्नी हियन ने अजीब ढंग से मुस्कुराकर सिर झुकाया। यह उपपत्नी रानी का अभिवादन करती है। यदि महल में सभी लोग आज्ञाकारी रहें और अपने कर्तव्यों का पालन करें तो मुझे शांति मिलेगी। महारानी उस पर मंद मंद मुस्कुराईं, ऊपर की सीट पर बैठ गईं। एक सुंदर महिला से चित्रित पंखे को धीरे से हवा किया। उनका चेहरा अभी भी थोड़ा थका हुआ लग रहा था, लेकिन नाराज नहीं। उपपत्नी हियन, क्या यह सही है? कुलीन पत्नी हियन ने कुर्सी पर बैठने की हिम्मत नहीं की। वह केवल रानी के सामने विनम्रता से खड़ी रही और मुस्कुराने का प्रयास किया। महारानी सही कह रही हैं। अगर आप इसे समझ सकें तो यह सबसे अच्छा होगा। फिर इस महल की यात्रा व्यर्थ नहीं जाएगी। महारानी ने पंखा झलना जारी रखा। कुलीन पत्नी शियान की ओर देखा और कुछ असंतुष्टि के साथ कहा, छोड़ो, मैं तो बस यहाँ से गुजर गई थी। बहुत गर्मी है, मैं शीहे पैलेस जाकर देखूंगी कि वहाँ कैसी गर्मी है। इतना कहकर वह उठकर जाने ही वाला था कि उसने एक हिजड़े को, जिसकी सांस फूल रही थी, दौड़ते हुए देखा। महामहिम को सूचित करते हुए, शाही उपपत्नी झाओ संभवतः बच्चे को जन्म देने वाली है और उसे प्रसव कक्ष में ले जाया गया है। क्या? महारानी के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने कुलीन पत्नी शियान के लिए मुश्किलें खड़ी करना बंद कर दिया और जल्दी से चिल्लाईं, जल्दी से हाय हुआ महल जाओ। क्या शाही चिकित्सक और दाई तैयार हैं? इसके अलावा किसी को हाय हुआ महल की रखवाली के लिए नियुक्त करो। किसी भी संदिग्ध को तुरंत जेल में बंद कर दो। जी श्रीमान। संदेश देने वाला हिजड़ा जल्दी से पीछे हट गया और महारानी भी जल्दी से फीनिक्स पालकी पर सवार होकर शीहे पैलेस चली गईं। वह बहुत स्पष्ट रूप से समझ गई थी कि सम्राट आज अच्छे मूड में नहीं है।
अगर शाही उपपत्नी झाओ या उसके बच्चे को कुछ हो गया तो निश्चित रूप से भविष्य में हरम में शांति नहीं रहेगी, और जो इस स्थिति का खामियाजा भुगतेगा वह अस्थिर सिंहासन पर बैठी महारानी होगी, जो वह खुद थी। इस तनावपूर्ण क्षण में किसी को भी गर्मी महसूस नहीं हुई। महारानी फीनिक्स पालकी पर बैठी थी। उनका हाथ पंखे के हैंडल को कसकर पकड़ रहा था, जो पहले से ही पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन उन्हें अभी भी अपनी पीठ ठंडी लग रही थी। फीनिक्स पालकी अभी शीहे महल के दरवाजे पर रुकी थी। महारानी के पास उनका अभिवादन करने के लिए जमीन पर घुटने टेकने वाली रखैलों को देखने का समय नहीं था। उसने जल्दी से हेयू का हाथ पकड़ा और सीधे अंदर चली गई। रखैलों ने एक दूसरे को देखा और चुपचाप पीछे पीछे चली गईं। लोगों का समूह प्रसव कक्ष के बाहर पहुंचा। कोई दयनीय चीख पुकार नहीं थी, केवल एक दाई के बाहर आने और भोजन लेकर आने वाली कुछ महल की नौकरानियों की हल्की आवाज थी। महल की नौकरानियां और किन्नर कुर्सियां ले जा रहे थे, लेकिन इस समय किसी की भी बैठने की हिम्मत नहीं हुई। वे सभी गंभीरता से दरवाजे की ओर देख रहे थे। बिस्तर पर झुआंग लुओयान ने जन्म की प्रतीक्षा करने के लिए अपनी ताकत को बचाए रखने के लिए भोजन को निगलने की पूरी कोशिश करते हुए गर्भाशय के संकुचन के दर्द को सहने की कोशिश की। महाराज, आपको बाद में जोर से नहीं चिल्लाना चाहिए, इससे आपकी सहनशक्ति बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। दाई ने ट्रांग लेक येन की जांच की और कहा, अब तुम्हारी हालत बहुत अच्छी है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जब यह बूढ़ा नौकर ठीक है कहे, तो अपने गर्भाशय के संकुचन के अनुसार धक्का देने की कोशिश करो। अगर तुम्हारा गर्भाशय सिकुड़ना बंद हो जाए तो तुम आराम कर सकती हो और अपनी ताकत वापस पा सकती हो, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए, जोर से चिल्लाना नहीं है। ट्रांग लेक येन ने सिर हिलाया, गर्भाशय के संकुचन के बारे में सोचते हुए, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके आंतरिक अंग हिल रहे हैं। उसने भोजन का कटोरा निगलने की कोशिश की और एक गहरी सांस ली। आपको शिष्टाचार के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने प्रसव के दौरान कुछ गलत किया है तो मुझे याद दिलाना, मैं निश्चित रूप से आपको दोष नहीं दूंगी। यदि प्रसव सुचारू रूप से हो गया तो मैं तुम्हें अवश्य ही बहुत बड़ा इनाम दूंगी। दाइयों ने राहत की सांस ली। महिलाओं को जन्म देते समय भयानक दर्द सहना पड़ता है। कभी कभी उन्हें मां को होश में लाने के लिए जोर से याद दिलाना पड़ता है कि उसे क्या करना है। अगर शाही उपपत्नी झाओ ऐसा कहती हैं, तो वे ज्यादा मन की शांति के साथ काम कर सकती हैं। इस समय ट्रांग लेक येन पहले से ही पसीने से लथपथ थी। उसने अपने जीवन में कभी इतना भयानक दर्द नहीं झेला था। वह भ्रूण को जोर जोर से अपने पैर हिलाते हुए भी महसूस कर सकती थी, मानो वह बाहर आने की जल्दी में हो। भले ही यह बहुत दर्दनाक था, ट्रांग लेक येन में अभी भी सोचने की ताकत थी। कोई आश्चर्य नहीं कि महिलाएं अपने बच्चों को पुरुषों से ज्यादा प्यार करती हैं। गर्भावस्था के 9 महीने और 10 दिन और उस जीवन को दुनिया में लाने के लिए दुनिया के सबसे बड़े दर्द को दूर करना पड़ा। वह उसे अपने जीवन की तरह कैसे प्यार नहीं कर सकती थी। इस समय नीचे से गर्म पानी की एक धारा बह निकली। एक दाई की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। महाराज, आपका पानी टूट गया है। इस बूढ़े नौकर के आदेश को सुनो, तदनुसार बल का प्रयोग करें। ट्रांग लेक येन को लगा कि उसका सिर पहले से ही धुंधला था। एमनियोटिक द्रव के बिना उसके पेट में बच्चे की हर हरकत और भी स्पष्ट थी, जिससे और भी दर्द हो रहा था। दाई के आदेश का पालन करते हुए उसने अपने दांत पीस लिए और जोर से धक्का दिया। ऐसा लग रहा था कि दर्द गायब हो रहा था। वह बस जल्द से जल्द जन्म देना चाहती थी, क्योंकि पानी टूट गया था। बच्चे को बहुत लंबे समय तक पेट में रहने से ऑक्सीजन की कमी हो सकती थी, और अधिक गंभीर रूप से यह मानसिक मंदता का कारण बन सकता था। प्रसव कक्ष के बाहर महारानी इतनी चिंतित थी कि उसका सिर पसीने से लथपथ था।
कमरे के अंदर से शाही उपपत्नी चियू की धीमी कराहें सुनकर वह अधीर और चिंतित दोनों थी और हुआ नोक से कहा, तुम और थिनर ट्रुक जिनसेंग सूप लाने के लिए रसोई में जाओ। अगर शाही उपपत्नी चियू थक गई है तो उसे पीने दो। ऐसा कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और बुद्ध का नाम जपना शुरू कर दिया। सम्राट आ गए हैं। रानी ने घोषणा सुनी। उसके हृदय का तनाव आधा कम हो गया। उसने सिर घुमाया और सम्राट को प्रवेश करते देखा, लेकिन इससे पहले कि वह समारोह समाप्त कर पाती, उसे रोक दिया गया। उपपत्नी कैसी है? फोंग कैन का हमेशा शांत रहने वाला चेहरा अब चिंता से भर गया था। उसने रानी की ओर गंभीरता से देखा। क्या दाई ने कुछ कहा? क्या उपपत्नी चिएऊ की स्थिति अनुकूल है? महाराज, दाई ने कहा कि शाही उपपत्नी चिएऊ की गर्भावस्था बहुत अच्छी है और भ्रूण भी अच्छा है। रानी थोड़ा स्तब्ध रह गई। फोंग कैन की ओर देखा। ऐसा लगा जैसे उसने अभी कुछ सोचा हो। हल्के से मुस्कुराई और बोली, मुझे यकीन है कि माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। फोंग कैन ने सिर हिलाया, एक शब्द भी नहीं कहा, बस प्रसव कक्ष के दरवाजे को घूरते रहे। 1/4 घंटे से भी कम समय बाद उन्होंने भौहें सिकोड़ी और पूछा, मैं चियू फी की आवाज क्यों नहीं सुन पा रहा हूँ? रानी, क्या आप किसी को देखने के लिए भेजेंगे? अभी बोलना खत्म ही किया था कि फिर बोला, ठीक है, आओ आओ जाओ अंदर के लोगों को परेशान करो। उसके बाद उसने कुछ और नहीं कहा और हिजड़े को धक्का देकर उसे पंखा झलने के लिए बुलाया। फोंग कैन को अपने दिल में घुटन महसूस हुई, इसलिए वह इत्मीनान से घूमने लगा। जब उसने थिनर ट्रुक को प्रसव कक्ष में जिनसेंग सूप ले जाते देखा तो उसने भौहें सिकोड़ी, एक सांस ली और बोल पड़ा, महाराज, जन्म देने में इतना समय क्यों लग रहा है? अभी तो केवल 15 मिनट ही हुए हैं। कितना समय हुआ है? रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, महिलाओं के लिए बच्चे को जन्म देना ऐसा ही होता है। यह बहुत कठिन है। फोंग कैन का चेहरा फिर से थोड़ा काला पड़ गया। इस समय दाई की आवाज सुनाई दी। उसका चेहरा पहले से ही स्याही की तरह काला हो गया था। महाराज, अपनी सांस मत रोकिए, थोड़ी देर और रुकिए, बच्चा लगभग बाहर आ गया है। जल्दी करो, थोड़ा सूप लो। बाहर फोंग कैन पहले से ही पसीने से तरबतर था। एक और हिजड़ा दौड़कर आया और बताया कि एक उच्च पदस्थ अधिकारी उससे मिलने के लिए कह रहा है। उसने उसे लात मारी, नहीं, चले जाओ। छोटा हिजड़ा कुछ बार इधर उधर लुढ़का और रेंगता हुआ हाय हुआ महल से बाहर निकल गया। उसे सिर्फ इस बात पर गुस्सा था कि अधिकारी की आंखें नहीं थी। इस समय शाही उपपत्नी चियू बच्चे को जन्म दे रही थी। सम्राट उन्हें देखने के मूड में कैसे हो सकता था? सम्राट से मिलने के लिए इंतजार कर रहे मंत्री ने देखा कि छोटा सा नपुंसक धूल में लथपथ होकर भाग रहा है। उसका दिल तुरंत उसके गले पर आ गया। उसे लगा कि उसने सम्राट को नाराज कर दिया है। उसने जल्दी से नपुंसक के मुंह में पैसे की थैली ठूंस दी और सावधानी से पूछा, नपुंसक, महाराज मुझसे मिलना नहीं चाहते? महामहिम को जल्द ही वापस लौटना चाहिए। सम्राट, महारानी और कुलीन स्वामी सभी अभी हाय हुआ पैलेस में हैं। सम्राट आज किसी से नहीं मिलेंगे। इतना कहकर हिजड़ा जल्दी से पीछे हट गया। यह अधिकारी दंग रह गया। उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। क्या इसका मतलब था शाही उपपत्नी झाओ जन्म देने वाली थी? यह सोचकर वह जल्दी से महल से बाहर निकल गया। आखिर इस मामले की सूचना ट्रांग परिवार को देना उनकी एक बार मदद करने के समान माना जाएगा। ट्रांग लेक येन को लगा कि उसकी आंखें अंधेरी हो गई हैं। उसके पूरे शरीर में मानो कोई ताकत नहीं बची है। उसे लगा कि जब तक वह अपनी आंखें बंद रखेगी, वह सो सकती है। उसके कानों के पास उसे दाई की आवाज सुनाई दी, यह लगभग बाहर आ गया है, यह लगभग बाहर आ गया है। उसने अपनी आंखें खोलीं।
इस जीवन में अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करते हुए, अपने दांतों को पीसते हुए और एक बार धक्का देने की कोशिश करते हुए, फिर उसे लगा कि कुछ उसके शरीर से निकल रहा है। बधाई हो, महामहिम, बधाई हो। यह एक स्वस्थ और खुशहाल राजकुमार है। दाई की खुशी भरी आवाज ट्रांग लैक येन के कानों में घुसी। ऐसा लगा जैसे कहीं से ताकत लौट आई हो। उसने उस बच्चे को देखा जिसे दाई ने उल्टा पकड़ रखा था। वह चिपचिपा या गंदा नहीं लग रहा था, बल्कि बहुत साफ और छोटा था। फिर भी उसका रोना बहुत स्पष्ट और तेज था। वह अचंभित होकर सोचने लगी, कितनी तेज आवाज है, शायद हरम का आधा हिस्सा भी इसे सुन सकता है। थककर अपनी आंखें बंद करके वह अपने बच्चे के रोने की आवाज सुनते हुए सो गई। जन्म जन्म। महारानी की आंखें लाल थीं। वह उत्साह से प्रसव कक्ष के दरवाजे की ओर दौड़ी। देखा कि दाई सावधानी से डायपर का एक बैग लेकर बाहर आ रही है। उसका चेहरा खुशी से भर गया। वह घुटनों के बल बैठ गई और बोली, बधाई हो महाराज, बधाई हो महाराज। कंसोर झाओ ने एक राजकुमार को जन्म दिया है। फोंग कैन ने तब आश्चर्य व्यक्त किया। दाई के सामने आगे बढ़े और पूछा, उपपत्नी कैसी है? बोलने के बाद उसने अपना सिर नीचे करके डायपर में लिपटे बच्चे को देखा। उसके बाल कानों से आगे तक बढ़ गए थे। उसका चेहरा लाल था। पहली नजर में वह छोटा और मुलायम लग रहा था। महारानी सो गई है, दाई ने जवाब दिया। वे शायद थक गई होंगी। फोंग कैन ने सिर हिलाया, बच्चे को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा। बच्चे की गहरी काली आंखें खोलकर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, इनाम, हर किसी को इनाम मिलता है। जब ट्रांग लैक येन जागी तो अंधेरा हो चुका था। उसने अपने माथे को छुआ और महसूस किया कि एक गीला तौलिया उसके शरीर पर छाया हुआ था, जबकि उसका शरीर सिर से पैर तक पसीने से लथपथ था। महाराज, क्या आप जाग रहे हैं? उसे जागता देख वैन टिच जल्दी से सूप का कटोरा ले आया। जब उसने खाना खत्म किया तो उसने कहा, सम्राट बहुत देर तक रानी पर नजर रखे हुए थे। वे अभी आधे घंटे पहले ही गए थे। ट्रांग लैक येन मुस्कुराई, हिलना नहीं चाहती थी। उसने बस फुसफुसाया, राजकुमार को मेरे देखने के लिए यहाँ ले आओ। वैन टिच ने कटोरा नीचे रखा और अगले कमरे में जाकर नर्स से राजकुमार को लाने को कहा। ट्रांग लैक येन ने डायपर में गहरी नींद में सो रहे बच्चे को देखा। उसके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान उभरी। महाराज, चौथे राजकुमार का चेहरा आपसे बहुत मिलता जुलता है और उसकी नाक और मुंह भी सम्राट के समान है। वान टिच ने फुसफुसाते हुए कहा, महामहिम चौथे राजकुमार को लंबे समय से पकड़े हुए हैं। यह बच्चा पंक्ति में चौथा था, इसलिए महल के लोग उसे चौथा राजकुमार कहते थे। ट्रांग लैक येन ने बच्चे की नाक को हल्के से छूने के लिए हाथ बढ़ाया। बच्चे का मुंह हिलता हुआ देखकर वह जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं पाई। इस समय चौथे राजकुमार ने अपनी आंखें खोलीं, अपनी मां की ओर देखा। भले ही वह जानती थी कि नवजात शिशु स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, ट्रांग लैक येन को अभी भी ऐसा लग रहा था कि बच्चा अपनी मां को ढूंढ रहा है। इसलिए वह खुशी से हंसी और मजाक किया, यहाँ तक कि यह भी भूल गई कि उसे बुखार है। थोड़ी देर तक अपने बच्चे के साथ मजाक करने के बाद ट्रांग लैक येन ने किसी को बच्चे को नर्सरी में ले जाने दिया। उसके माथे से पसीना पोंछने के लिए एक तौलिया लिया और नाराजगी से कहा, तुम्हारे बाल भी इतने गीले हैं, यह इतना गर्म क्यों है? महाराज, मैंने सुना है कि बच्चे को जन्म देने के बाद आपको प्रसवोत्तर बुखार होगा, लेकिन यह कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। वैन टिच ने अपना हाथ रेशमी कंबल के अंदर डाला और उसे अंदर कर लिया। इसे हवा के संपर्क में मत आने देना, वरना बाद में तुम्हारा हाथ दर्द करेगा। ट्रांग लैक येन जानती थी कि यह कारावास है, इसलिए उसने अनिच्छा से कहा, इतना सावधान रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ बहुत गर्मी है, आपको सर्दी नहीं लग सकती।
महाराज, यहाँ गर्मियों में भी तेज हवा चलती है। वान टिच ने कमरे में केवल एक खिड़की खोली। यह देखकर कि ट्रांग लेक येन कंबल से बाहर हाथ नहीं बढ़ा रहा था, उसे राहत महसूस हुई। इस नौकर ने सुना है कि महिलाओं को अपने मासिक धर्म के दौरान सावधान रहना चाहिए, अन्यथा यह बाद में एक बीमारी छोड़ जाएगा। ट्रांग लेक येन को यह भी पता था कि उसके पिछले जन्म में उसकी एक सहकर्मी ने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया था और वह अपने बच्चे को बहुत ज्यादा गोद में रखती थी। बाद में उसे अक्सर पीठ और कमर में दर्द होने लगा। बरसात और उदास दिनों में उसे अक्सर अपनी बाह की हड्डियों में ठंड महसूस होती थी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि इन बातों का उसके कारावास में रहने के तरीके से कोई लेना देना था या नहीं। यह सच था कि बच्चे को जन्म देने के बाद उसका स्वास्थ्य पहले जैसा नहीं रहा। 1-2 घंटे बिस्तर पर लेटे रहने के बाद ट्रांग लेक येन फिर से सो गई। जब वह अचंभित थी तो उसने देखा कि एक बच्चा उसकी छाती पर लेटा हुआ है, मुस्कुरा रहा है और माँ पुकार रहा है। वह इतनी खुश थी कि वह इसे बयान नहीं कर सकती। जब उसने अपनी आंखें खोली तो सुबह हो चुकी थी। उसने अपना सिर झुकाया और देखा कि सम्राट उसके बगल में बैठा है। सम्राट, उसे लगा कि उसका वर्तमान पसीने से लथपथ रूप बहुत अच्छा नहीं लग रहा होगा। हिलना मत। फोंग कैन ने उसे दबाया, अपने पास खड़ी नर्स की ओर मुड़ा, चौथे राजकुमार को अपनी बाहों में लिया और ट्रांग लेक येन की ओर मुस्कुराया। उसने अभी दूध पिया है, वह अभी सोया नहीं है। ट्रांग लेक येन ने देखने के लिए अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया तो फोंग कैन ने बच्चे को थोड़ा नीचे रखा ताकि वह स्पष्ट रूप से देख सके। छोटा बच्चा अपनी अंगूर के आकार की आंखें चौड़ी करके फैला रहा था। उसका मुंह अभी भी चटक रहा था, उसकी छोटी उंगलियां हिल रही थी, जिससे ट्रांग लेक येन को उसे देखकर बहुत सहज महसूस हो रहा था। तुम अभी बहुत छोटी हो, अभी तुम्हारा नाम रखना उचित नहीं है। तुम कोई उचित नाम क्यों नहीं चुनती जिससे हम तुम्हें पुकार सकें? फोंग कैन ने अपनी तर्जनी उंगली से चौथे राजकुमार के मुंह के कोने को हल्के से छुआ। लड़के को अपना मुंह खोलते हुए देखकर जैसे कि वह उसकी उंगली चूसना चाहता हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह व्यक्तित्व कुछ हद तक तुम्हारे जैसा है। आप यह कहना चाहते हैं कि वह एक फूहर है जो केवल खाना ही जानती है? ट्रांग लेक येन ने धीरे से कहा, जो बेटा अपनी माँ जैसा दिखता है वह बहुत भाग्यशाली है। इतना कहने के बाद वह फिर से उत्साहित हो गई। या फिर चलो इसे बाऊजी कहते हैं। यह चेहरा सफेद और गोल है, बहुत समान है। फोंग कैन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या स्टीम्ड बन ऐसी चीज नहीं है जो लोग हर दिन खाते हैं? यह थोड़ा अश्लील है। यह एक अच्छी प्रथा है। यह जानते हुए कि वह अपने बच्चे का नाम नहीं रख सकती, ट्रांग लेक येन ने उपनाम चुनने के अधिकार के लिए लड़ने की पूरी कोशिश की, इस बात की परवाह किए बिना कि दूसरा पक्ष सम्राट था। बाओ बंस ऐसी चीज है जिसे लोग पसंद करते हैं, इसमें इतना बुरा क्या है? ठीक है, चलो इसे लेते हैं। फोंग कैन को लगा कि उसने अपने बच्चे की मदद करने की पूरी कोशिश की थी, नतीजा महत्वपूर्ण नहीं था। बच्चा उसकी बाहों में नरम और सुगंधित था, बहुत हल्का फिर भी बहुत भारी। फोंग कैन को उम्मीद नहीं थी कि वह इतना सावधान हो सकता है। इतनी कमजोर बच्ची जो अपनी गर्दन भी नहीं उठा सकती थी, उसकी आंखों में उसके आधे दिल को भर गई थी। बिस्तर पर एक लड़की थी जिसका चेहरा साफ तौर पर पसीने से लथपथ था लेकिन फिर भी मुस्कुरा रही थी। उसने उसके लिए पसीना पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया। आराम करो, तुम्हारे पूरे महीने के जश्न पर मैं तुम्हारे लिए एक भव्य पूरे महीने का भोज आयोजित करूंगा। ट्रांग लेक येन के साथ बहुत देर तक बैठे रहने के बाद फोंग कैन जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। जाहिर है कि उसने इस अवधारणा को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया कि मासिक धर्म के दौरान महिलाएं बहुत अशुद्ध होती हैं। काओ डुक ट्रुंग सम्राट के पीछे पीछे चला।
उसका दिल चियूफी के लिए सम्मान से भरा हुआ था। जब तक चौथा राजकुमार स्वस्थ हो जाता है, चियूफी को इस हरम में एक अद्वितीय स्थान प्राप्त होगा। ट्रांग लेक येन चौथे राजकुमार के लिए 3 दिवसीय स्नान समारोह में भाग नहीं ले सकता था, लेकिन फोंग कैन ने जानबूझकर इसे बहुत बड़ा नहीं बनाया। यह सिर्फ इतना था कि उपस्थित लोग सभी बेटे और बेटियों वाले लोग थे। 1 महीने का समय लंबा नहीं था, लेकिन यह छोटा भी नहीं था। ट्रांग लेक येन ने महसूस किया कि जब वह अपने मासिक धर्म में प्रवेश करती है तो उसका पूरा शरीर शिथिल हो जाता है। जब वह नए कपड़े पहनकर चौथे राजकुमार को गोद में लेकर पूरे महीने की पार्टी में आई, तो सभी की नजरें उसकी गोद में मौजूद बच्चे पर टिकी थी। रानी ने खुद उसे फीनिक्स सिंहासन के ठीक नीचे सही स्थिति में बैठने का संकेत दिया, फिर खड़ी हुई और ट्रांग लेक येन के सामने चली गई। मुस्कुराते हुए उसने चौथे राजकुमार के चेहरे को धीरे धीरे खिलते देखा। चौथे राजकुमार का शरीर भरा हुआ है। वह निश्चित रूप से ऐसा आदमी है जो आकाश और पृथ्वी दोनों को चुनौती दे सकता है। ट्रांग लेक येन मुस्कुराया। आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद, महामहिम। रानी ने उसकी ओर देखा। क्या मैं तुम्हें एक क्षण के लिए थाम सकती हूँ? ट्रांग लेक येन ने बिना किसी हिचकिचाहट के बच्चे को रानी की गोद में रख दिया। यह बच्चा बहुत अच्छा खाता है। रानी थोड़ा स्तब्ध रह गई, फिर तुरंत चौथे राजकुमार को सावधानी से अपनी छाती से लगा लिया, बहुत सावधानी से कि उसकी बाहें बच्चे को न छुएं। उसे थोड़ी देर तक पकड़े रखा और फिर सावधानी से उसे ट्रांग लेक येन के पास वापस कर दिया, यहाँ तक कि उसकी आंखें अभी भी चौथे राजकुमार पर टिकी हुई थी। ट्रांग लेक येन ने अपने बेटे को गोद में लिया, अपना सिर घुमाया और देखा कि सम्राट 5 पंजे वाले ड्रैगन की कढ़ाई वाला ड्रैगन रोब पहने हुए तेजी से उसकी ओर आ रहा है। वह उसके पास पहुंची और थोड़ा घुटनों के बल बैठी। नमस्कार, महाराज। सभी लोग कृपया खड़े हो जाएं। फोंग कैन ट्रांग लेक येन के सामने चला गया, चौथे राजकुमार को उठाया, अपने बेटे के चेहरे को देखा जो सफेद और गोल मटोल हो गया था, और मुस्कुराया। चलो शुरू करते हैं। एक धन्य महिला ने सम्राट की बाहों से छोटे राजकुमार को लिया, अपना आशीर्वाद कहा, फिर बच्चे के टखने के चारों ओर एक लाल धागा बांधा, जिसका अर्थ था बच्चे को आशीर्वाद देना, ताकि बच्चे को भविष्य में अधिक समृद्ध भाग्य मिले, महान भाग्य और सौभाग्य के साथ। इसके बाद ट्रांग थाई थाई ने धन्य महिला से चौथे राजकुमार को प्राप्त किया, पीछे मुड़कर स्वर्ग और पृथ्वी को प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया, बच्चे को उठाया और महल से 3 कदम बाहर चला गया और महल में वापस आ गया। चौथे राजकुमार को ट्रांग लेक येन को सौंप दिया और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज। चौथे राजकुमार को निश्चित रूप से बहुत खुशी और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलेगा। मुझे आशा है कि महामहिम चौथे राजकुमार से प्यार करेंगे। यह मातृ परिवार की अपने पोते के लिए भी इच्छा है। हालांकि शाही परिवार को इस कदम की जरूरत नहीं है, लेकिन ट्रांग थाई थाई को यह आशीर्वाद कदम उठाने के लिए आमंत्रित करना भी सम्राट के पक्ष और चियूफी के प्रति सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। कृपया निश्चिंत रहें माँ, मैं बच्चे को अवश्य प्यार करूंगी। ट्रांग लेक येन ने गंभीरता से अपने बच्चे को गले लगाया, खड़ी हुई और श्रीमती ट्रांग को थोड़ा झुकाकर कहा, धन्यवाद माँ। मैडम ट्रांग ने जल्दी से चकमा दिया, उपहार का आधा हिस्सा वापस कर दिया और एक तरफ हट गईं। उनकी आंखें पहले से ही लाल थीं। आज उनकी आंखों के सामने जो व्यक्ति था, वह न केवल उनकी बेटी थी, बल्कि 9 प्रांतों के राजवंश की शाही उपपत्नी भी थी। वह इस उपहार को स्वीकार नहीं कर सकी। फोंग कैन ने काओ डुक ट्रुंग के हाथों में ट्रे से फुकथो के गोल अक्षरों के साथ कढ़ाई की हुई एक लबादा ली, उसे सावधानी से चौथे राजकुमार पर डाल दिया और बच्चे के माथे को हल्के से छूने के लिए आगे बढ़ी। ठंड है, चलो तुम्हें पीछे के महल में ले चलते हैं। यह कार्य एक पिता का अपने बेटे को आशीर्वाद था,
ठीक वैसे ही जैसे एक साधारण परिवार में एक पिता अपने बेटे को फुक शब्द से कढ़ाई किया हुआ लबादा पहनाता है, लेकिन शाही परिवार में कई राजकुमारों को यह विशेष सम्मान नहीं मिला। कम से कम पिछले 3 राजकुमारों को ऐसा व्यवहार नहीं मिला। उपस्थित सभी महिलाएं अपने दिल में जानती थी, यह चौथा राजकुमार बहुत धन्य था। ट्रांग लैक येन ने अपने बच्चे को गीली नर्स को सौंप दिया। अपने सामने खड़े आदमी को देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसका चेहरा एक पेंटिंग की तरह था, लंबा और राजसी, और उसके पास एक अतिरिक्त लाभ था जो अन्य पुरुषों के पास नहीं था। लेकिन यह व्यक्ति सम्राट था, वह व्यक्ति जो सैकड़ों, हजारों अन्य महिलाओं का पति बन सकता था, वह सम्राट जिसे वह प्यार नहीं कर सकती थी, नहीं वह प्यार करने की हिम्मत कर सकती थी। उसके मुंह के कोने मुड़े हुए थे और उसने एक फूल की तरह गहरी और ईमानदार मुस्कान प्रकट की, जैसे कि इस दुनिया में उस व्यक्ति के अलावा कोई और महत्वपूर्ण नहीं था, कोई भी उसे नहीं देख सकता था। जिस क्षण उसने अपना सिर नीचे किया, उनकी आंखें मिली। उसकी आंखें गहरे प्यार से भरी हुई थी, जबकि उसकी पुतलियां स्पष्ट रूप से काली और सफेद थी, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो रहा था कि किसने किससे प्यार किया, किसने किसको धोखा दिया। फोंग कैन ने शांति से उस लड़की को देखा, धीरे धीरे घूमा, अपनी सीट पर चला गया और बैठ गया, और काओ डुक ट्रुंग को देखा। स्वर्ग की कृपा से सम्राट ने आदेश दिया, ट्रांग थी की एक अच्छी बेटी है, गुणी और सदाचारी, वास्तव में दिल को प्रसन्न करने वाली, इसलिए उसे शाही कुलीन पत्नी चियो के पद पर पदोन्नत किया जाता है। ट्रांग लैक येन चुपचाप घुटनों के बल बैठ गई। पूरे महल में काओ डुक ट्रुंग की आवाज गूंजती हुई सुनकर उसने अचानक अपने दिल को बेहद शांत महसूस किया, एक ऐसी शांति जो शायद ही पहले कभी देखी गई हो। इस दुनिया में आने के बाद से उसे कभी इतनी शांति नहीं मिली थी। वह दूसरों की प्रशंसा भरी निगाहों के साथ साथ ऊपर से फोंग कैन की चौकस निगाहों को भी महसूस कर सकती थी। उपपत्नी ट्रांग थी का स्वभाव अच्छा है, वह कुंवारी है, कोमल और दयालु है, और उसे मेरे बेटे को जन्म देने के लिए स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, वास्तव में स्वर्ग से आशीर्वाद है। क्या वह शुद्ध है? इस हरम में शायद अब कोई पवित्र महिला नहीं बची है। जो पवित्र थी, वे सभी मर चुकी हैं या असफल हो चुकी हैं। मृत, अपमानित, बेघर और ठंडे महल में रहने वाले दुखी लोग एक एक करके ट्रांग लेक येन के दिमाग में आए। वे महिलाएं, कुछ ट्रांग लेक येन के हाथों असफल हुईं, कुछ अपने ही हाथों असफल हुईं। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हें अपनी ओर से सम्मान स्वरूप कुलीन उपपत्नी का पद प्रदान करूंगा। मैं अगस्त में एक शुभ दिन चुनूंगा, जिसके द्वारा मैं यह पद प्रदान करूंगा। मैं पूरी निष्ठा से इसे स्वीकार करूंगा। अगस्त ट्रांग लाक येन का जन्मदिन महीना है, और इसी महीने थुक क्वीफी का जन्म भी हुआ था। किसी कारण से सम्राट को धन्यवाद देने के लिए शाही आदेश प्राप्त करते समय ट्रांग लैक येन ने खड़े शाही कुलीन पत्नी थुक पर थोड़ा सा नजर डाली, केवल उसके उदासीन और शांत भाव को देखने के लिए। आसपास की महिलाओं से बधाई सुनकर ट्रांग लैक येन को अचानक पहली बार याद आया जब वह शाही कुलीन पत्नी थुक से मिली थी। वह आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला इत्मीनान से और शालीनता से बाहर से अंदर आई। पलक झपकते ही समय बीत गया। आज भी उसके गुलाबी गाल मुरझाए नहीं थे, एहसान बहुत पहले ही टूट चुका था। फोंग कैन ने ट्रांग लैक येन की हतप्रभ अभिव्यक्ति देखी, जैसे कि वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकती थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान प्रकट हुई, जिसने काओ डुक ट्रुंग को दूसरा शाही आदेश पढ़ने का संकेत दिया। शाही उपपत्नी चियू की जन्म मां त्रान थी है, जो गुणवान और दयालु है। त्रान थी के गुणों की बदौलत मेरी एक अच्छी बेटी त्रांग थी है। अब मुझे प्रथम श्रेणी की महिला के रूप में नियुक्त किया गया है और ब्रोकेड और फीनिक्स से सम्मानित किया गया है।
मैडम ट्रांग को उम्मीद नहीं थी कि उन्हें भी सिंहासन पर बैठाया जाएगा। शाही आदेश प्राप्त करने के लिए घुटनों के बल बैठने से पहले वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। शाही आदेश उनके हाथ में रखे जाने के बाद भी उन्हें चक्कर आ रहा था। यह अचानक गौरव अच्छा था या बुरा? ठीक है, शाही उपपत्नी चियो का शरीर अभी भी कमजोर है। कृपया जल्दी से महल में वापस आ जाओ। महारानी को यह जगह संभालने दो, मैं तुम्हारे साथ महल में वापस आ जाऊंगा। फोंग कैन ने बोलना समाप्त किया, सबको पीछे छोड़ दिया और ट्रांग लैक येन को ले गया। रानी ने मंद मंद मुस्कुराहट के साथ दोनों लोगों को जाते हुए देखा, सीधे खड़ी हुई और वहां मौजूद सभी लोगों से कहा, उस स्थिति में सभी महिलाएं मेरे साथ भोज करेंगी। उपस्थित सभी लोग शाही दरबार की रखैलें या महिलाएं थीं। उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर खुशी थी, मानो यह उनकी अपनी खुशी की घटना हो। शाही गाड़ी पर ट्रांग लैक येन फोंग कैन के बगल में बैठी थी। शाही गाड़ी के कोमल झूलों के साथ ट्रांग लैक येन के बालों पर लगी हेयरपिन भी हिल रही थी। फोंग कैन की नज़र एक पल के लिए उसके बालों पर रुक गई। उसने ट्रांग लैक येन का हाथ थामने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक आह भरी और धीरे से कहा, आज मेरे साथ मेरे पास केवल एक विश्वासपात्र है, तुम। ट्रांग लैक येन ने अपना सिर झुकाकर सम्राट की ओर देखा। उनकी आंखें पहले की तरह अब भी शांत थी, लेकिन अब उनमें अकेलेपन की झलक थी। उसने अपना दूसरा हाथ उसके हाथ की पीठ पर रखा और धीरे से कहा, महाराज, जब तक आप अपना सिर घुमाते हैं, आप देख सकते हैं कि मैं अभी भी आपके पीछे खड़ी हूँ। मैं आपके लिए मौजूद हूँ। यदि सम्राट ने ट्रांग लैक येन से घृणा न की होती और उसे त्याग न दिया होता, तो वह अब यहाँ कैसे होती? वह बड़ा हाथ जो उसने कसकर पकड़ रखा था, थोड़ा कांप रहा था। उसने उस महिला को अपनी बाहों में जकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी आंखें एक अवर्णनीय भावना से भरी हुई थी, आधी बंद थी। एक सम्राट के रूप में वह कभी भी किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होगा, नहीं वह किसी भी चीज को अपने मूड को प्रभावित करने देगा। लेकिन खास तौर पर बेटी को तरजीह देना वह कर सकता था। शाही गाड़ी के पहिए सड़क पर घूमते हुए खटपट की आवाजें कर रहे थे। शाही राजचिन्ह हमेशा से हरम का सबसे राजसी और भयावह प्रतीक रहा है। गाड़ी जहां भी गुजरती, महल की नौकरानियों और नपुंसकों की कतारें घुटनों के बल बैठ जातीं। शाही गाड़ी के पूरी तरह से गायब हो जाने से पहले किसी ने भी ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की। शीहे पैलेस में लौटते हुए झुआंग लुओयान ने सम्राट को शाही गाड़ी पर चढ़ते और जाते हुए देखा। जब तक कि वह कुछ भी नहीं देख पाया, वह धीरे धीरे मुड़ा और महल की नौकरानी को अपने पीछे घुटनों के बल बैठे देखा। चौथे राजकुमार को यहाँ लाओ। हाँ, एक नानी ने बात की और फिर चुपचाप चली गई। अपने बेटे को वेट नर्स से प्राप्त करते हुए ट्रांग लैक येन का सुंदर चेहरा एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ चमक उठा। बच्चे के गोल मटोल गालों को सहलाने के लिए आगे बढ़ा। हरम में लोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए लड़ते थे, लगभग एक दिन के लिए भी नहीं रुकते थे। वह लड़ने से नहीं डरती थी, नहीं उसे इस बात का डर था कि भविष्य में महल में कितनी खूबसूरत युवतियां प्रवेश करेंगी। एक बार जब उसके पास कुछ ऐसा होता जिसे वह बचाना चाहती थी, तो यह उसे और मजबूत बनाता। रखेल एक ऐसा पद था जिससे इस्तीफा नहीं दिया जा सकता था। या तो अच्छा करो या मर जाओ। वह मरना नहीं चाहती थी, वह अच्छी तरह जीना चाहती थी। वह चाहती थी कि उसका बच्चा अच्छी तरह जिए। वह अपना कर्तव्य अच्छी तरह कैसे नहीं निभा सकती थी? मैडम ट्रांग को प्रथम श्रेणी की महिला का खिताब दिए जाने के बाद सम्राट के शब्द, ट्रांग की एक अच्छी बेटी है, पूरे 9 प्रांतों में फैल गए। कुछ लोगों ने शाही कुलीन पत्नी झाओ और सम्राट को मॉडल के रूप में इस्तेमाल किया, भावुक या रोमांटिक प्रेम कहानियां लिखीं।
बहुत से लोगों ने कल्पना करने की कोशिश की, शाही उपपत्नी झाओ किस तरह की सुंदर थी, किस तरह का मुग्ध सम्राट था, जो इस तरह का दिल को छू लेने वाला प्रेम गीत लिख सकता था। उसी समय शाही उपपत्नी झाओ के पिता ने बीमार होने और पद से सेवानिवृत्त होने का दावा किया। सम्राट थान तुयेन ने उन्हें रखने की कई बार कोशिश की, लेकिन नहीं कर सके, इसलिए उन्हें उनके अनुरोध को स्वीकार करना पड़ा, लेकिन उन्हें ग्रैंड ट्यूटर का पद भी दिया। हालांकि इसमें वास्तविक शक्ति नहीं थी, लेकिन यह बेहद महान था। इस प्रकार ट्रांग परिवार, एक महिला जिसका हजारों लोगों द्वारा पीछा किया गया था, मैचमेकर इतनी बार आए कि कदम घिस गए, लेकिन लोगों को आश्चर्य हुआ कि ट्रांग परिवार इस वजह से घमंडी नहीं हुआ। इसके विपरीत वे पहले की तरह विनम्र बने रहे। यह देखकर बहुत से लोग केवल आहें भर सकते थे। कोई आश्चर्य नहीं कि सम्राट अब केवल ट्रांग परिवार की बेटी का पक्षधर था। ट्रांग परिवार वास्तव में एक सदाचारी और विनम्र परिवार था, जिसे देखकर कोई भी अनुमान लगा सकता था कि आंतरिक महल में शाही उपपत्नी चियू कितनी सदाचारी और गुणी थी। ट्रांग लैक येन को बाहरी लोगों के विचारों की परवाह नहीं थी। वह अभी भी आराम से और खुशी से अपना जीवन जी रही थी। एक दिन वह गलती से लेडी हूँ से मिली, जो कभी शाही उपपत्नी निंग थी, और उसे लगभग यकीन ही नहीं हुआ। उसकी आंखों के सामने उदास महिला अब शाही उपपत्नी निंग थी, जो चाय समारोह में कुशल थी और सम्राट की विश्वासपात्र थी। लेडी हूँ उससे कुछ कदम दूर खड़ी थी। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी सम्मान नहीं था, न ही उसने सलाम किया। वह बस वहां खड़ी होकर दीप्तिमान और शानदार ट्रांग लैक येन को देख रही थी, और अचानक जोर से हंसी। उसकी आवाज कर्कश हो गई। दयनीय, दयनीय, वास्तव में दयनीय। ट्रांग लैक येन ने उसकी ओर देखा, न तो कोई प्रतिक्रिया करना चाहती थी, न ही ऐसे व्यक्ति के लिए चीजों को मुश्किल बनाना चाहती थी। उसने बस वैन पिच का हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे चली गई। होथी ने ट्रांग लैक येन की आकृति को देखा, मुस्कुराई। आंसू फिर से गिरने वाले थे। उसने अपनी आंखें ढक ली और धीरे से फुसफुसाया, दयनीय, वे सभी दयनीय लोग हैं। ट्रांग लैक येन ने होथी का अंतिम वाक्य नहीं सुना। महाराज, आप एक दयनीय व्यक्ति हैं, जो सच्ची भावनाओं को भी नहीं देख सकते। 18 अगस्त को शाही खगोलशास्त्री ने एक बहुत ही शुभ दिन चुना था। मुख्य हॉल में ट्रांग लैक येन को स्वर्ण मुहर, स्वर्ण डिक्री और बादलों में उड़ते हुए कढ़ाईदार फीनिक्स प्राप्त हुआ। उसने अपने कपड़े ठीक किए और शाही उपपत्नी की कुर्सी पर बैठ गई। नीचे शाही दरबार की तीसरी रैंक और उससे ऊपर की महिलाएं थीं, जो राजधानी में थी। उनमें से प्रत्येक ने एक सम्मानजनक रवैया दिखाया। उनके चेहरे पर विस्मय भरा हुआ था, क्योंकि वे घुटने टेक कर ट्रांग लैक येन के सामने झुकी हुई थी। महामहिम शाही कुलीन पत्नी झाओ को सम्मान देते हैं। शाही कुलीन पत्नी झाओ को लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीने की कामना करता हूँ। ट्रांग लैक येन ने धीरे से अपना सिर उठाया, अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया। इस समय वह हरम में सबसे पसंदीदा व्यक्ति बन गई थी, सबसे महान उपपत्नी, रानी के बाद दूसरे स्थान पर। कृपया खड़े हो जाओ। महिलाएं खड़ी हो गईं। ट्रांग लैक येन भी धीरे धीरे खड़ी हुई। लाल कालीन पर कदम रखते हुए मुख्य हॉल के दरवाजे की ओर बढ़ी। उसकी पोशाक पानी की तरह बह रही थी, कुलीन और शानदार। मुख्य हॉल के दरवाजे पर गहरे ड्रैगन पैटर्न के साथ कढ़ाई की गई स्याही के रंग की ड्रैगन की पोशाक पहने हुए आदमी, वह 9 प्रांतों में सबसे कुलीन आदमी था। ट्रांग लैक येन के लिए भी जीवन भर प्रयास करने वाला व्यक्ति था। हालांकि वह उससे प्यार नहीं करती थी और वह उससे प्यार नहीं करता था। हालांकि उन्होंने जीवन भर एक दूसरे के साथ उलझने का फैसला किया था। सूरज पूर्व से उगता है, हालांकि एक समय ऐसा भी होगा जब वह अस्त होगा, लेकिन कल वह पूर्व में दिखाई देगा, एक बार फिर चमकता हुआ।
इस हरम की महिलाओं की तरह उन्हें कभी नहीं पता होगा कि वे कब अनुग्रह से बाहर हो जाएंगी, कब वे फिर से ऊंचे स्थान पर खड़ी हो सकेंगी। रखेल, यह एक पेशा था। कोई इसे गंभीरता से ले सकता है, लेकिन किसी को अपने दिल को नहीं हिलने देना चाहिए। एक बार दिल हिल गया तो अनंत काल तक पीछे नहीं मुड़ना होगा। एक और वर्ष एक सुंदरी महल में आई। सबसे खूबसूरत युवतियों को ले जाने वाली अनगिनत गाड़ियां प्रवेश करती थी। पर्दे के पीछे से गुजरते हुए जिन सुंदरियों को रखा जाता था, उन्हें शाही उद्यान में सम्राट को देखने का अवसर मिलता था। जूरू 5वें दर्जे के मंत्री की बेटी थी। हालांकि उसकी पृष्ठभूमि उच्च नहीं थी, उसका रूप रंग बहुत अच्छा था और वह संगीत, शतरंज, सुलेख और चित्रकला की कलाओं में भी निपुण थी। महल में प्रवेश करने के बाद से उसे कभी कोई बाधा नहीं आई थी और वह सीधे सम्राट द्वारा व्यक्तिगत रूप से चुने जाने के चरण पर पहुंच गई थी। जब वह अभी भी अपने शयन कक्ष में थी, तब उसने शाही कुलीन पत्नी झाओ के बारे में सुना था और सम्राट और शाही कुलीन पत्नी झाओ के बारे में गुप्त रूप से कहानियां भी पढ़ी थी। लेकिन वह जानती थी कि ये कहानियां सभी गरीब विद्वानों द्वारा लिखी गई थी और ये लोग शायद जब वे शाही महल के द्वार खोलते थे तो उन्हें यह पता नहीं होता था कि वे किस ओर मुंह करके खड़े हैं। सम्राट कामुक था और सुंदरता जल्दी ही फीकी पड़ जाती थी। उसे विश्वास नहीं था कि सम्राट शाही कुलीन पत्नी झाओ के साथ लगातार व्यवहार करेगा। हरम में खूबसूरत महिलाओं की कमी नहीं थी, बल्कि ऐसी महिलाओं की कमी थी जो श्रेष्ठता हासिल करना जानती थी। महिलाएं क्रम से खड़ी थीं। हालांकि आज मौसम बहुत अच्छा नहीं था, फिर भी उन्हें हल्के और पतले कपड़े पहनने थे। ठंडी हवा में साफ सुथरे ढंग से खड़ी थीं। सबसे पहले आने वाली कई रखेलें थी, जो अपेक्षाकृत उच्च रैंक वाली थी, जैसे कि नूफी, थुकफी, हियनफी। ऐसा कहा जाता है कि कंसोर हियन एक बार एक कुलीन उपपत्नी थी, लेकिन चौथे राजकुमार के जन्म के बाद अज्ञात कारणों से उसे उपपत्नी के पद पर पदावनत कर दिया गया और अब सम्राट द्वारा उसका सम्मान नहीं किया जाता था। भले ही वह भी एक उपपत्नी थी, लेकिन उसे कंसोर नूह की तरह सम्मान नहीं दिया जाता था। कंसोर थुक अब हरम के मामलों का प्रबंधन नहीं करती थी और हालांकि वह भी आई थी, लेकिन उसका ध्यान इन महिलाओं पर नहीं था। शाही उपपत्नी आ गई है। वहां खड़ी रखेलों का समूह बहुत खुश था। वह अफवाहों के अनुसार सबसे पसंदीदा शाही रखेल झाओ थी। उन्हें घुटने टेकने पड़े और सिर झुकाना पड़ा। तभी एक लंबी स्कर्ट उनके पास से गुजरी। हुआरू ने रखेलों को एक दूसरे का अभिवादन करते सुना, फिर शाही रखेल झाओ को माफ करते सुना। वह खड़ी हो गई, शाही रखेल झाओ को देखने का अवसर लिया। बस एक पल के लिए उसे देखकर वह थोड़ा हैरान हुई। शाही उपपत्नी चियू की शक्ल वाकई बहुत खूबसूरत थी, लेकिन फिर भी वह शाही उपपत्नी थुक और शाही उपपत्नी न्यू जितनी खूबसूरत नहीं थी। वह बहुत जवान दिखती थी। उसकी त्वचा बहुत गोरी थी, जो उसके चमकदार काले बालों को उजागर करती थी। उसकी आंखें मुस्कुराने जैसी चमकती थी और उसमें पसंदीदा उपपत्नी की तरह घमंडी हवा नहीं थी। इस वर्ष शाही परीक्षा में कई सुंदरियां हैं। ट्रांग लेकयेन थुक क्वीफी के सामने कुर्सी पर बैठ गया। महल की नौकरानी द्वारा दिया गया चाय का कप उठाया, थोड़ा मुस्कुराया और नीचे देखा। जेड बाली को सहलाया, नूफी की ओर मुड़ा और कहा, नूफी, क्या आपको ऐसा लगता है? नूफी ने चारों ओर नजर घुमाई और घृणा से हंसते हुए कहा, कुछ लोग हैं जो ठीक हैं। यह कहने के बाद इस बात की परवाह किए बिना कि प्रतीक्षारत महिलाएं क्या सोचेंगी, उसने कहा, हमारे हरम में ऐसी सुंदरियों की कोई कमी नहीं है। आगे की पंक्ति में खड़ी हुई हुआरू असंतुष्ट महसूस कर रही थी, लेकिन उसने खुलकर अपना विरोध दिखाने की हिम्मत नहीं की। उसने केवल अन्य महिलाओं की तरह विनम्रतापूर्वक अपना सिर झुकाया।
एक पल बाद उन्होंने घोषणा सुनी कि सम्राट और महारानी आ चुके हैं। हुआरू इतनी उत्साहित थी कि उसके गाल लाल हो गए, लेकिन वह केवल जमीन पर घुटने टेक सकती थी, अपना सिर नीचे झुका सकती थी। वह केवल पत्थर की पटिया पर पैटर्न देख सकती थी। सम्राट की आवाज बहुत गहरी थी, कानों को बहुत सुखद। हुआरू का चेहरा और भी लाल हो गया। उसने पहले ही कल्पना करना शुरू कर दिया था कि सम्राट कितने सुंदर दिखेंगे। फेंग जिन और महारानी मुख्य सीट पर बैठ गए। उन्होंने उदासीनता से नीचे घुटनों के बल बैठी युवतियों को देखा और महारानी से कहा, चलो शुरू करते हैं, मुझे दोपहर में अभी भी काम करना है। महारानी जानती थी कि हर दोपहर सम्राट शाही उपपत्नी झाओ और चौथे राजकुमार के साथ दोपहर का भोजन करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नपुंसक को महिलाओं की सूची पढ़ने का संकेत देने के लिए सिर हिलाया। उसने अपना चाय का प्याला उठाया और एक घूंट लिया, फिर ट्रांग लेक येन की तरफ देखा। उसने देखा कि हालांकि दूसरा पक्ष अभी भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन मुस्कान थोड़ी जबरदस्ती की थी। उसने असहाय होकर आह भरी और कहा, शाही उपपत्नी झाओ, कुछ दिन पहले आप इस महल में जो व्यंजन लाए थे वे बहुत स्वादिष्ट थे, लेकिन इस महल का रसोइया कभी भी उस स्वाद को दोबारा नहीं बना सकता। कुछ दिनों में यह महल उसे सीखने के लिए आपके यहाँ भेजेगा। अगर महाराज को यह पसंद आया तो मैं महाराज के महल में आकर आपके लिए इसे बनाने के लिए रसोइये को बुलाऊंगा। इतनी मेहनत क्यों करनी है? ट्रांग लेक येन ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ दिन पहले मैंने महाराज से एक शेफ मांगा था, अब मैं उसे आपको लौटा दूंगा, तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा। जब समय आएगा तो पछताना मत। रानी मुस्कुराई, नीचे महिलाओं को देखकर, यह देखकर कि सम्राट ने 3 समूहों को खारिज कर दिया था लेकिन अभी भी किसी को नहीं चुना था। उसने ज्यादा परवाह नहीं की, ट्रांग लेक येन से बात करना जारी रखा। जूरू, लोक निर्माण मंत्री जूजिया की बेटी, 16 साल की। देवी सम्राट, महारानी और सभी महिलाओं को बधाई देती हैं। हुआरू ने धीरे से सिर झुकाया, उसके होठों पर मुस्कान बिल्कुल सही मात्रा में थी, मानो एक और बहुत ज्यादा होगा और एक कम फीका होगा। फेंग जिन उसे जाने देने के लिए अपना हाथ हिलाने वाला था, लेकिन उसने नजर घुमाई और देखा कि पीछे बहुत ज्यादा रखेलें नहीं बची थी, इसलिए उसने थोड़ा सिर हिलाया, उसे रुकने का संकेत दिया। हुआरू अपने दिल में खुश थी, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अभी भी हल्की और शांत थी। उसने सिर झुकाया और एक तरफ हट गई। वह रहने के लिए चुनी जाने वाली पहली व्यक्ति थी। कम से कम वह यह साबित कर सकती थी कि उसने सम्राट की नज़र को पकड़ लिया है। झुआंग लुओ यान ने चुनी हुई रखेल पर नज़र डाली, अपना चाय का प्याला उठाया और इत्मीनान से कहा, महाराज की नज़रें वाकई बहुत सटीक हैं। वह वाकई एक बेमिसाल सुंदरता है। रानी ने भी नज़र घुमाई और मुस्कुराते हुए कहा, यह सही है। फोंग कैन ने 2 लोगों की ओर देखा, हाथ हिलाया, नीचे के समूह को पीछे हटने दिया, सुविधाजनक ढंग से एक अन्य व्यक्ति को उठाया और फिर कहा, अब और भर्ती करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन सभी लोगों को वापस जाने दो। सभी आश्चर्यचकित थे। भव्य चयन में केवल 2 सुंदरियों का ही चयन हुआ। हालांकि सम्राट की अधीरता को देखकर किसी को भी ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई और उन्होंने अचयनित महिलाओं को महल से बाहर जाने की व्यवस्था करनी शुरू कर दी। आप दोनों को प्रतिभाशाली लोगों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। निवास की व्यवस्था रानी द्वारा की जाएगी। फोंग कैन खड़ा हुआ और ट्रांग लेक येन से कहा, चलो चले। ट्रांग लेक येन मुस्कुराया और पीछे पीछे चला गया। उसने दोनों नई प्रतिभाओं को एक बार भी देखने की जहमत नहीं उठाई। हुआरू ने शाही गाड़ी को जाते हुए देखा। क्या वह सम्राट था? इतना सुंदर और राजसी। उसने हल्के से अपने पहले से ही लाल गालों को थपथपाया, ऐसा महसूस करते हुए कि वह थोड़ा गर्म हो गया था। उपपत्नी न्यू ने हुआरू की यह हरकत देखी। उसके होठों पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान दिखाई दी।
आज हाय हुआ महल काफी जीवंत था। चौथा राजकुमार फोंक्या लगभग 4 साल का था। हर चीज के बारे में उत्सुक होने की उम्र। इस समय बच्चा फोंक्यान से पूछ रहा था कि रात में चांद अभी भी सूरज जितना चमकीला क्यों नहीं था। स्पष्ट रूप से रात के मोती और मोमबत्ती रात में अधिक चमकीली थी। प्रतिष्ठित थान तुयेन सम्राट एक छोटे बच्चे से परेशान थे जिसने अभी तक अपनी नाक नहीं पोंछी थी। उसने कहने से पहले एक पल सोचा, क्योंकि सूरज चांद से बड़ा है, लेकिन सूरज हमसे बहुत दूर है, इसलिए पहली नजर में यह केवल चांद जितना बड़ा दिखता है। ट्रांग लैकयेन एक तरफ बैठा हुआ था, भौहें सिकोड़े हुए। यह कारण बहुत बुरा नहीं लगा, लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ के लोगों को यह नहीं पता था कि चांद चमकता नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि हमसे दूर रखी मोमबत्ती, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, पास की छोटी मोमबत्ती जितनी चमकदार नहीं होती? फोंकाई ने पूछना जारी रखा। उसकी काली आंखें प्रशंसा से चमक रही थी, क्योंकि वह फोंकैन को देख रहा था। जाहिर है, छोटे लड़के की आंखों में ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसके पिता को नहीं पता था और वह नहीं कर सकता था। फोंकैन को पछतावा होने लगा कि उसने इस छोटे लड़के को अतीत में उसकी गर्भावस्था को पोषित करने के लिए बहुत सारी परीक्षाएं सुनाई थी। अन्यथा वह आज बहुत सीमित ज्ञान के इस खतरे में नहीं पड़ता, क्योंकि रात में चांद भी सो रहा होता है, इसलिए रोशनी नहीं होती। ट्रांग लैकयेन ने फोंकैन को उसकी गरिमा वापस पाने में मदद करने का फैसला किया। लेकिन चांद तो दिन में नहीं निकलता, फिर भी रात में क्यों सोता है? क्योंकि चांद आलसी है। ट्रांग लैकयेन ने लड़के के सिर को छुआ और गंभीरता से कहा, इसलिए लोग आलसी नहीं हो सकते, अन्यथा वे चांद की तरह हो जाएंगे, रात में उज्जवल नहीं होंगे। फोंक्या ने अपनी माँ के गंभीर भाव को देखा और गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, आलसी मत बनो। अच्छा लड़का। ट्रांग लैकयेन अपने बेटे के सिर को थपथपाती रही और आलस से शाही उपपत्नी की कुर्सी पर वापस बैठ गई। तो चलो खाना खाते हैं। खाने के बाद थोड़ी देर सो जाओ। जब तुम जागोगे तो फुगबाओ तुम्हें तुम्हारे द्वारा लगाए गए फूलों को दिखाने ले जाएगा। अपने पिता के आने का इंतजार करो, फिर दोबारा लिखना सीखो। फोंक्या ने फिर सिर हिलाया। नौकर को उसे ऊपर नहीं ले जाने दिया, बल्कि ट्रांग लैकयेन के बगल में बैठ गया। फिर फोंकैन की ओर मुड़ा और कहा, पिताजी, आपको बहुत खाना है। माँ ने कहा कि आप बहुत थके हुए हैं। फोंकैन ट्रांग लैकयेन के बगल में बैठ गया, उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, हमारे बान बाओ को भी बहुत खाना चाहिए। जब वह बड़ा हो जाएगा तो वह अपने पिता और माँ की रक्षा करेगा। हाँ, फोंक्या ने फिर से जोर से सिर हिलाया। ट्रांग लैकयेन पिता और पुत्र की ओर देखकर मुस्कुराई, झुकी और अपने हाथ धोने लगी। एक आदमी के लिए उसे बताएं कि महिलाओं और बच्चों के दिलों में वह बहुत महत्वपूर्ण है, वह बेहतर करेगा। यह प्रोत्साहन की रणनीति है। 2 नए नियुक्त प्रतिभाशाली लोगों को महल में लोगों द्वारा जल्दी से भुला दिया गया था, क्योंकि वे 1 महीने से महल में थे और सम्राट द्वारा उन्हें नहीं बुलाया गया था। इसलिए यह देखा जा सकता है कि नए लोग कुछ खास नहीं थे। जूरू इस एकाकी शुआंगतियान लो में रहता था। ऐसा कहा जाता था कि एक बार यहाँ एक पसंदीदा उपपत्नी रहती थी, लेकिन आज केवल वह और नवनियुक्त प्रतिभाशाली व्यक्ति ही रह गए। हर दिन खाने पीने के अलावा वे अनुपस्थित रहते थे। उनमें महारानी का अभिवादन करने की योग्यता भी नहीं थी और वे किसी अन्य स्थान पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि उन्हें किसी महान व्यक्ति से टकराने का डर था। जू किक्सियाओ महल की सभी रखैले, बड़ी और छोटी, बाहर निकलीं। उनमें से प्रत्येक ने शानदार ढंग से कपड़े पहने, असाधारण रूप से कपड़े पहने, इस उम्मीद में कि संयोग से सम्राट से मुलाकात हो जाए। जू किक्सियाओ, जिसे किक्सी के नाम से भी जाना जाता है। जूरू ने भी सावधानीपूर्वक कपड़े पहने, कपड़े बदले।
और महल की नौकरानियों को शाही बगीचे में ले गई। रास्ते में वह गलती से निचले दर्जे की कई रखैलों से मिली, जो सभी उससे बड़ी थी, लेकिन उनकी सुंदरता उसके जितनी अच्छी नहीं थी। हुआरू ने अपने कपड़े ठीक किए और थोड़ा और स्वाभाविक दिखने की कोशिश की। वह कुछ दूर ही गई थी कि अचानक उसने देखा कि उसके सामने हिजड़े और नौकरानियां ज्वार की तरह दोनों तरफ बह रही हैं। ध्यान से देखने पर पता चला कि वे सम्राट और शाही कुलीन पत्नी झाओ थे, जो हाथ में हाथ डाले चल रहे थे। वह आगे बढ़ी और अभिवादन करने के लिए घुटनों के बल बैठ गई। नमस्कार महाराज। फोंग कैन ने अपने सामने लाल कपड़े पहने महिला को देखा, थोड़ा भौहें सिकोड़ी और पूछा, आप कौन हैं? क्या आप काओ डुक ट्रुंग की ताली बजाने का संकेत नहीं सुन पाए? मैं महल में प्रवेश करने वाली एक नई प्रतिभा हूँ। नियम नहीं जानता, मुझे नीचे ले चलो। फेंग जिन ने उसे इस तरह देखा तो झुंझलाहट में भौहें सिकोड़ ली। एक छोटी सी प्रतिभा ने इतने अनुचित तरीके से कपड़े पहनने की हिम्मत की। एक नीच नौकर के रूप में पदावनत। मेरे सामने फिर से आने की अनुमति नहीं। अपनी बात खत्म करने के बाद उन्होंने दूसरे पक्ष की अभिव्यक्ति की परवाह नहीं की और जाने के लिए अपने पैर उठाए। झुआंग लोयान उसके पीछे चला गया। इस छोटी लड़की को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और देखा कि प्रतिभाशाली व्यक्ति जू सदमे में जमीन पर बैठा है। वह केवल हल्के से मुस्कुराई। एक और व्यक्ति जो मरना चाहता था, अपना सिर घुमाते हुए उस आकृति को देखते हुए जो पहले से ही कुछ दूरी पर आगे बढ़ चुकी थी। झुआंग लोयान के मुंह के कोने में एक हल्की मुस्कान आ गई। आम तौर पर केवल वे ही लोग अच्छे से रह सकते हैं जो समय और परिस्थितियों को जानते हैं। यह प्रतिभाशाली व्यक्ति जो वह पहले ही भूल चुकी थी कि वह कौन थी।